आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आज का दिन मूल निवासी बहुजनों के आंदोलन में ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज हो चुका है। और हरियाणा के साथी इन लोगों को भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग विदेशी ब्राह्मणों के सामने सरेंडर नहीं हुए, बल्कि आप डटे रहे। तो आप लोग शूरवीर मूल निवासी हो। और खास करके हरियाणा के जाट भाइयों को भी विशेष धन्यवाद है कि वो लोग जो ब्राह्मण उनको उकसा रहे थे कि भाई उधर किधर जा रहे हो, वामसेब की तरफ क्यों जा रहे हो। बीजेपी का वत्स बोल रहा है उधर वामसेब की तरफ क्यों जा रहे हो। आप और हम लोग भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं। तो जाट भाइयों ने कहा हम भली भांति जानते हैं कि आप कितना भाईचारा के नाम पर हमारी पिटाई किया, बदनामी किया। तो जाट भाइयों को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दुश्मनों को दुश्मन माना और दुश्मनों के सामने वो भी डटे रहे। हम डे टू डे जानकारी ले रहे थे। हमें डे टू डे जानकारी हमारे साथियों से मिल रही थी और बीजेपी के ब्राह्मण्स लोग खुलेआम पर फरसा लेके आएंगे, लठ लेके आएंगे, परशुराम के नारे लगा के आएंगे। तो ये बात खुलेआम हो गई कि जो ब्राह्मण हमारे इनोसेंट लोगों को, हमारे अज्ञानी लोगों को झूठ बातें बताकर, हिंदू के नाम पर बरगलाकर, हिंदू का आवरण धारण करके ब्राह्मण नेता बनता था और अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मण बहुसंख्य लोगों का नेता बनकर शो करता था कि हम लोग ही वास्तविक नेता है आपके। मगर पहली बार ऐसा हुआ भारत के इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मण के नाम पर सड़क पर उतरा। ये हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो ब्राह्मण कितने डरपोक हैं, बहुत ज्यादा डरपोक है ब्राह्मण। ब्राह्मणों का ज्ञान से दूर दूर का संबंध नहीं है। ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं, ये एक अंधश्रद्धा है, एक भ्रम है, ये अवास्तव बात है। अगर ब्राह्मण लोग ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, और वो जो आरएसएस बीजेपी के लोग डींग हाँकते हैं कि ब्राह्मणों का आरएसएस संगठन बहुत बड़ा संगठन है और आरएसएस का जो चीफ है बहुत बड़ा पंडित है, विद्वान है, तो ये कार्यक्रम को विरोध नहीं करना चाहिए था। ब्राह्मण अगर विद्वान है, पंडित है, महापंडित है, तो ब्राह्मणों को दूसरे दिन क्या करना चाहिए था। हमारी जो डीएनए कॉन्फ्रेंस है, हम जो बातें बोल रहे हैं वो गुप्त रूप से नहीं बोल रहे, खुलेआम तौर पर बोल रहे हैं। इसका लाइव टेलीकास्ट ऑल इंडिया में हो रहा है, वर्ल्ड के लोग इसको देख रहे हैं, तो ब्राह्मण भी देख रहे हैं और ब्राह्मण को देखना चाहिए था। और उनको दूसरे दिन, उनकी सरकार है हरियाणा में, तो दूसरे दिन हमारा विरोध करने वाला काउंटर कार्यक्रम करना चाहिए। मगर ब्राह्मण लोग बुद्धिमान नहीं है, कायर लोग है, होशियार नहीं, षड्यंत्रकारी लोग है। और जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते। और जब भी आमने सामने की लड़ाई ब्राह्मणों ने लड़ी, इतिहास इस बात का गवाह है, कलिंग युद्ध ने 1.5 लाख ब्राह्मणों को सम्राट अशोक ने बोटी बोटी करके मारा था। और इधर नहीं लिख के रखा, उड़ीसा में नहीं लिख के रखा, अफगानिस्तान के बाउंड्री तक अभी लेके वहां भी लिख के रखा है, अफगानिस्तान के बाउंड्री तक, कि मैंने युद्ध लड़ा, 1.5 लाख ब्राह्मणों को मारा, 1.25 लाख ब्राह्मणों को जेल में डाला, लिख के रखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि अशोक का परिवर्तन हुआ, इतनी हिंसा हुई, उसका परिवर्तन हुआ। तो नया रिसर्च सामने आया कि
सम्राट अशोक विषमतावादी लोगों को मैसेज दे रहे थे कि तुम भूलो मत, अभी हम तुम्हें दुश्मन के तौर पर जानते हैं, और हमारे लोग भी नहीं भूले। भीमा कोरेगांव ये दूसरा उदाहरण है। जब ब्राह्मण सामने आए, 3000 ब्राह्मणों को बाजीराव पेशवा भाग लेके गया। बचे 25,000, 25,000 में से 25 के 25,000 हमारे लोगों ने मार डाले। उसका सेनापति था बापू गोखले, ये भागवत के ही रिश्तेदार होगा। ये जो फडणवीस गडकरी, ये पेशवा ब्राह्मणों की औलाद है। और हमारे केवल 500 लोग थे, एक को भी नहीं बख्शा। तो साथियों, बताने का तात्पर्य ये है कि वो आमने सामने नहीं आ रहे। जाट भवन जो हमने बुक किया था, जाट भवन वालों को धमकी दिया, जाट भवन वाले भी नहीं मान रहे। दूसरे दिन ज्ञापन दिया, पहले दिन सोशल मीडिया पर वत्स ने डाला कि हमने कार्यक्रम रद्द करवाए हैं, हॉल रद्द करवाए हैं, अब कल हम ज्ञापन देने जाने वाले हैं। ज्ञापन कितने ब्राह्मण दे रहे हैं? 10 भी ब्राह्मण नहीं है। पूरे हरियाणा में ब्राह्मण बहुत ज्यादा होंगे, तो 10 भी नहीं आए। कलेक्टर को और एसपी को जो ज्ञापन दिया, 10 भी ब्राह्मण नहीं थे। पहला हॉल रद्द करवाया। जब हम लोगों ने दूसरा हॉल बुक किया, तो ब्राह्मण लोगों ने वहां भी जाकर उस हॉल वाले के ऊपर प्रेशर डाला। तो वो लोग भी किसान आंदोलन को जानते हैं, वो लोग भी जाटों के रिजर्वेशन के समय में ब्राह्मणों ने उनके रिजर्वेशन का और उनके आंदोलन का विरोध किया। ब्राह्मणों ने तो शपथ खाई कि जाटों का कितना इस दुनिया में सबसे ज्यादा बदनामी जाटों की है ब्राह्मणों ने। जाट लोग नहीं भूले। जब वो दूसरे हॉल वाला नहीं मान रहा है, तो एमपी के द्वारा, हरियाणा गृह विभाग के द्वारा, सीएम के द्वारा और खुद एसपी के द्वारा दबाव डाला गया और उसको नोटिस देकर कहा ये कार्यक्रम से बवाल होने वाला है, तुम यहां से खिसक जाओ। तो साथियों, उसके बावजूद भी यह कार्यक्रम, हमने देर रात तक योजना बनाई कि यह कार्यक्रम से कुछ लोगों को संदेश जा रहा था, मगर उन वत्स और शांडिल्य ब्राह्मण को आज के डीएनए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कभी कभी दुश्मन भी काम आते हैं कि हम हमारे लोगों को जगा रहे, तो कुछ बुद्धिवादी लोगों को समझ में आ रहा है, पल्ले में पड़ रहा है। मगर इसका विरोध करने के कारण क्या हो गया, केवल हरियाणा तक ये मैसेज नहीं गया, साउथ इंडिया तक, केरला तक ये मैसेज फैल गया। इसके लिए उन ब्राह्मणों के धन्यवाद। साथियों, विषय में ये रखा गया है कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध होने के बाद भी अब भारतीय पुरातत्व विभाग को आरएसएस के ब्राह्मणों ने विदेशी है, आरएसएस के ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को जोर जबरदस्ती से मूल निवासी सिद्ध करने के लिए अब भारतीय पुरातत्व विभाग को मैदान में उतारा है। सितंबर 2019 को जब ये डीएनए रिपोर्ट आया सेल का, तो हमने उसको वसंत शिंदे को नंगा करने का काम किया। तब भारत के लोगों को दूसरा पक्ष समझ में आने लगा कि वसंत शिंदे एक टूल है। वसंत शिंदे ब्राह्मण नहीं है, मराठा है, ओबीसी है। मगर वो क्या है, वो ब्राह्मणों का पिछलकू है, दलाल है, भड़वा है। वो खुद अभी कह रहे थे कि उसका इतना बड़ा विवाद हो गया, उसने स्टेटमेंट दिया रेशियल प्यूरिटी, उसमें शिंदे भी थे और ये क्रांति पवार भी थे। गोवा में कॉन्फ्रेंस थी। जब उसने ये स्टेटमेंट दिया तो दुनिया के यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट लोगों ने भारत सरकार को मेल किया कि शिंदे को यह अथॉरिटी किसने दिया? शिंदे क्या साइंटिस्ट है? तो भारत सरकार के ऊपर दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने कहा हम दुनिया में भारत सरकार को नंगा करेंगे।
तो जो जिसकी प्रमुख उपस्थिति में कॉन्फ्रेंस गोवा में होने वाली थी वह शिंदे थे और गेस्ट के तौर पर ये क्रांति पवार थे। तो शिंदे ने धमकी देते हुए कहा क्रांति पवार वहां आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। मगर क्रांति पवार को आयोजकों ने कहा आप तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, शिंदे के नाम पर हो रहा है, सरकार है, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है देश में, अब तुम मत आओ। दूसरे दिन खबर आ गई कि वो अपनी मिसेस के साथ फ्लाइट पकड़ रहा है पूना से। तो उधर से उसको मैसेज आया निकले क्या आप? हाँ बोले निकले, आप बैठने वाले एयरपोर्ट में, अभी मत निकलना। उन्होंने कहा क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है शिंदे को कॉन्फ्रेंस में मत आने दो, दुनिया में हमारी नाक कट रही है। शिंदे नहीं गए। अरे शिंदे एक्सपोज हो गया, इन्होंने कहा उसको अवार्ड दिया गया, बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको गुजरात में समुद्री विज्ञान शाखा जो है उसका हेड बनाया, डायरेक्टर बनाया। उधर भी गड़बड़ कर दिया, भ्रष्ट आचरण होने के कारण वहां से उसके पिछवाड़े पर लात मार दी गई। ब्राह्मणों ने शो करने के लिए कही अपना मुंह ना खोल दे, भामसब वालों को वो सबूत ना मिल जाए, इसलिए उसको पकड़ के रखने के लिए भटनागर उसको फेलोशिप दी, लगभग 3.5 करोड़ रुपए बराबर। पवार जी 3.5 करोड़ रुपए, फिर 15 करोड़। मैं सालाना बोल रहा हूं, सालाना टोटल राउंड अबाउट 5 लाख रुपए महीना मिलेगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया उसने। तो जो दलाल आदमी है उस दलाल आदमी को हमने पिछली बार एक्सपोज किया, मगर जी न्यूज पर एक नरेंद्र मोदी का पाला हुआ रिपोर्टर्स और तथाकथित जो मीडिया है इन दिनों अपने राष्ट्रीय सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जहां पर कंकाल मिले थे अब वहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग खुदाई कर रहा है और फलाना फलाना भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी लोग ये इतने काम कर रहे हैं, इनके अगुवाई में काम हो रहा है। और उसमें एक ब्राह्मण का नाम है मंजुल, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मंजुल, तो उसकी अगुवाई में भी वो उत्खनन कार्य हो रहा है जहां पर कंकाल मिले। तो मीडिया वाले ने उसको पूछा इसके पहले तो कंकाल में डीएनए मिला है, अब आप यहां क्या ढूंढ रहे हो? तो मंजुल ने उस राष्ट्रीय चैनल पर जवाब देते हुए कहा कि अब यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है कि ब्राह्मण बाहर से नहीं आए हैं, वो भारतीय है, वो मूल निवासी है। अब हम इस साइट को इसीलिए ओपन कर रहे हैं, यहां वैदिक जो व्यवस्था थी उसके पुरातात्विक अवशेषों को ढूंढा जा रहा है। यानी डीएनए साइंटिस्ट लोगों ने ब्राह्मणों को विदेशी साबित कर दिया, मगर मोहन भागवत ने मीडिया को मैनेज करके वसंत शिंदे नामक दलाल को वन साइड बोलने के लिए कहा और उसका अपोज वाला कोई व्यक्ति है उसको बोलने तक नहीं दिया। अब ये एपिसोड हो गया है। अब भारतीय पुरातत्व विभाग क्या सिद्ध करना चाहता है कि ब्राह्मीस लोग जो है वो फॉरेनर्स नहीं है, विदेशी नहीं है, आक्रांता नहीं है, वो मूल निवासी है। मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं कि यही शिंदे और यही ब्राह्मीस लोग टीवी पर जब राखी गढ़ी डीएनए के बारे में चर्चा हो रही थी, ये कितने अनसाइंटिफिकली बातें करते हैं। तो वो चर्चा में पिछली बार उन्होंने ये कहा था ये जो हरियाणा शब्द जो है बना हुआ है ये आरियाना शब्द से बना हुआ है। कितने चालाक लोग। अब वो हरियाणा स्टेट को ब्राह्मणों का मदरलैंड, यानी ब्राह्मण लोग उधर रहते थे, उन लोगों ने ही इंडस सिविलाइजेशन का निर्माण किया। ब्राह्मीस लोगों में कोई नीतिमत्ता नहीं है। जब तिलक को
फॉरेन के लोगों की जरूरत थी, मैक्स मुल्लर की थेरीज को मान्यता मिल चुकी थी, तो उसको भी मालूम हो गया था कि हम भी बाहरी है, तो रशियन लोगों को और यहां तक कि आयरिश लोगों को ये उसने कन्विंस किया था कि आयरिश ये शब्द है, आयरलैंड जो शब्द है ये आर्य शब्द से बना हो। तो चला लोग आयरिश यानी आर्य से बना। अब जो तिलक के लोग आयरिश लोगों को चुना लगा सकते हैं, रशियन लोगों को चुना लगा सकते हैं, तो हरियाणा के लोगों को चुना लगाना उनके लिए कितनी आसान बात है। ये तथ्य ही नहीं साथियों, डीएनए साइंटिस्ट लोगों ने उनको एक्सपोज किया। तो आज ये डीएनए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग भारतीय पुरातत्व विभाग को एक्सपोज करना चाहते हैं। मोहन भागवत लोकतांत्रिक संस्था का, साइंटिफिक संस्था का मिसयूज कर रहा है, और वो संस्था के अंदर जो ब्राह्मण्स लोग हैं ये मिसयूज होने दे रहे हैं। जब पहला डीएनए रिपोर्ट आया, उस डीएनए रिपोर्ट्स का हेडिंग है एन एशियंट हरप्पन जीनोम लैक्स फ्रॉम द स्टेपे पैस्टोरलिस्ट और ईरानियन फार्मर्स। जो सेल का रिपोर्ट आया उसके अंदर ही निचोड़े, वही रिपोर्ट का टाइटल ही सबूत है। उस रीडिंग में कहा गया है हमें जो राखी गढ़ी में डीएनए मिला, उस महिला के कंकाल में जो डीएनए मिला, ये डीएनए 4700 साल पुराना है, और ये डीएनए कहता है कि इसमें ईरानियन फार्मर्स, एकदम अफगानिस्तान की बाउंड्री, ईरानियन फार्मर्स का डीएनए नहीं मिला है, और स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का भी डीएनए नहीं मिला है। तो कौन सा डीएनए मिला है? जो हरप्पन साइट है राखी गढ़ी, तो हमें द्रविडियन डीएनए मिला है, यानी भारत के मूल निवासियों का डीएनए मिला है। एडिंग से ही सिद्ध हो गया। ये जो ब्राह्मीस लोग हैं, इन ब्राह्मीस लोगों का साइंटिफिक शब्दावली में नाम है स्टेप पैस्टोरलिस्ट। भारत के लोगों को ये साइंटिफिक शब्दावली मालूम नहीं है। ब्राह्मीण संपादक को मालूम है, ब्राह्मीण पत्रकार को मालूम है। अरे ये तो बताओ स्टेप पैस्टोरलिस्ट क्या है? इसका देशी भाषा में अर्थ होता है जंगली। स्टेप पैस्टोरलिस्ट मतलब अविकसित लोग, असभ्य लोग, जंगली लोग। ये जंगली है। साइंटिस्ट भी साइंटिफिक भाषा में, जिन्होंने किसी भी कल्चर का निर्माण नहीं किया। तो इस रिपोर्ट में यह सिद्ध हो गया कि यहां ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। वो 18 पेज के डीएनए रिपोर्ट में कहीं पर भी वैदिक शब्द नहीं है, कहीं पर भी ब्राह्मण मूल निवासी ऐसा शब्द नहीं है। तो ब्राह्मीस लोगों ने सोचा इनमें से कुछ चालाक लोग इसकी व्याख्या करेंगे, अपने समाज को बताएंगे। तो ब्राह्मीस लोगों ने उस समय एक किंवदंती वाली नई कथा प्रचारित की थी कि भाई आपको तो मालूम है, आर्य आए मालूम है, मगर गए आपको मालूम नहीं है। हमको इस रिपोर्ट से पता चला कि ये ब्राह्मीस लोग यहां से भटक गए थे, बाहर गए थे, आए जरूर है, वो ईसा पूर्व 2000 में आए, मगर यहां से गए थे आपको मालूम नहीं। ऐसा इस रिपोर्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा है। साथियों 2019 में जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को एक तरफा छापा गया, मगर 2019 में जो रिपोर्ट आया 16-17 एक्सपर्ट्स लोग हैं, और डीएनए साइंटिस्ट में नंबर 1 का जो अभी डीएनए साइंटिस्ट का नंबर 1 का आदमी है वर्ल्ड में, उस आदमी का नाम है रिच डेविड। और रिच डेविड ने इन ब्राह्मीस लोगों के बारे में एक्सपोज कर दिया 2017 में ही। उसने दुनिया के डीएनए रिपोर्ट्स पर एक बड़ी किताब लिखी जिसका नाम है हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर। उसने किताब लिखी हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर। तो उसमें उन्होंने इनको एक्सपोज किया है, मैं इसका संदर्भ दूंगा। मगर दूसरा एक रिपोर्ट आया, इसमें डेक्कन कॉलेज कोई साइंस की यूनिवर्सिटी नहीं है। डेक्कन कॉलेज ये ब्रिटिश काल से
उत्खनन करने वाला पुरातत्व विभाग का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब वो लोग वहां पर उत्खनन कर रहे थे और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और बीजेपी की गवर्नमेंट लोग उत्खनन करने के लिए सरकार पैसा प्रोवाइड कर रही है। तो सरकार को लगा अगर ये पूरा एक्सपोज हो जाएगा डेमोक्रेसी के अनुसार तो खतरा हो सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि इसको हेड बनाओ, और दुनिया में 2019 के पहले लगभग 523 डीएनए सैंपल पर एशिया और वर्ल्ड के अंदर के अलग अलग भूभाग पर डीएनए का संशोधन कर रहे थे 92 साइंटिस्ट। और उस दरमियान राखी गढ़ी का भी उत्खनन हुआ था, मगर राखी गढ़ी का डीएनए सबसे प्राचीन मिला, और जो दुनिया में हो रहे थे वो थोड़े एडवांस में मिले थे, लेटेस्ट पीरियड में मिले थे। तो खास बात मैं आपको बता रहा हूं कि शिंदे राखी गढ़ी में भी था, और जो 92 साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे उसमें एज अ आर्कोलॉजिस्ट, भाई इधर भी तो इधर भी रखते उसको, तो उधर भी इसको रखा। 92 साइंटिस्ट लोगों की टीम में भी शामिल था, जिसमें निक पैटरसन थे, जिसमें रिच डेविड साहब थे, और एक लास्ट में मेंबर था। उस रिपोर्ट का नाम है द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया। इसका अर्थ होता है दक्षिण और मध्य एशिया की आनुवांशिक संरचना। यह रिपोर्ट में क्या बताया गया? यह रिपोर्ट 31 मार्च 2018 को प्रकाशित हुआ ग्लोबल लेवल पर दुनिया में। तब ये इस रिपोर्ट से हलबली मच गई ब्राह्मण्स लोगों में, और वो लोग इस रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट लोगों के ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करने लगे। अरे आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने ये इतना तो नहीं निकालना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा करके निकालते, मगर एकदम निकाल दिया। इस रिपोर्ट से सिद्ध हुआ ब्राह्मण्स केवल विदेशी ही नहीं है, वो अपने भूभाग स्टेप पैस्टोरलिस से निकले थे, काले समंदर के वेस्ट यूरेशिया से निकले थे। निकलने का भी डेट मिला, ईसा पूर्व 3300 में वहां से निकल पड़े, और इंडिया में आते आते उनको समय मिला ईसा पूर्व 2000 में। तो ये 1000 साल का 1300 साल का जो गैप है, अब साइंटिस्ट लोगों के लिए सवाल हुआ ये 1300 साल में इन्होंने क्या क्या सत्यानाश किया। तो इन्होंने कहा एक जत्थे के साथ जत्थे खैबर खिंड से इंडिया में आए, और जत्थे से जत्थे यूरोपियन कंट्रीज में वो चले गए। उधर इतना सिविलाइजेशन 5000 6000 साल पहले नहीं था। दुनिया में सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन इंडिया की तरफ था, जो है संयुक्त भारत पाकिस्तान है। इस एरिया में वो घुसे कजाकिस्तान के रास्ते से, और यहां पर उन्होंने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। तो उनका भारत में आने का भी पता चला, निकलने का भी पता चला। यानी एक रिपोर्ट एक साइड बता रहा है, और ये जो रिपोर्ट है 4700 साल पूर्व पहले का, तो ये रिपोर्ट दूसरी साइड बता रहा है। क्या साइड बता रहा है? आपका ब्राह्मणों उसमें डीएनए मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपका भारत में आने का समय ईसा पूर्व 2000 है, यानी आज काउंट करो तो 4000 साल पहले है। तो आपका भारत का आने का ही पीरियड 4000 साल पहले का है, और जो राखी गढ़ी साइट है 4700 साल पहले की है। जब आप इंडिया में आए ही नहीं थे तो आपका डीएनए कहां से मिलेगा? अरे भाई अभी इतना झूठ भी मत बोलो, आप इंडिया में आए ही नहीं थे तो आपका यहां पर कैसे डीएनए मिलेगा? एक तथ्य। दूसरा तथ्य, अगर आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक है, भागवत कह रहा है, इसके बाद का डेवलपमेंट है ना मोहन भागवत का, सबका डीएनए एक है। फिर आगे उसकी लाइन और बढ़ गई, हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, फिर उसकी जीप ज्यादा लंबी हो गई, आगे तक कहा अफगानिस्तान तक डीएनए एक है। साथियों, ब्राह्मण्स लोग ये जानवर का डॉक्टर है, मोहन भागवत तो कोई इंसान का डॉक्टर है ही नहीं, जानवर का डॉक्टर। उसने ही योजना बनाकर इस डीएनए रिपोर्ट को झूठा प्रोपेगेंडा कराया, और जो झूठा प्रोपेगेंडा कराया डीच रेविड साहब ने,
सन 2017 में एक ऐतिहासिक अपनी किताब प्रसिद्ध की और उस ऐतिहासिक किताब में उन्होंने ब्राह्मणों को पूर्ण रूप से नंगा कर दिया। सन 2009 में 2008-9 में वो साउथ इंडिया में जहां पर साइंटिस्ट लोगों का लैब है वहां पर हो गए और वहां पर उन्होंने मिस्टर थंगराज इनसे वार्तालाप किया। वहां ब्राह्मण्स लोग बैठे थे, वहां नीरज राय भी था। तो वहां पर वो बैठे रहे, वहां पर डिस्कशन हुआ। तो यही रिच डेविड साहब है, उन्होंने यहाँ के जो इंडियन जो साइंटिस्ट लोग हैं डीएनए के, उनको प्रस्ताव रखा कि जब दुनिया में भारत के लोगों का डीएनए रिसर्च हो रहा है तो आप सिंपल वे में क्यों लिखते हो, आप उसको साइंटिफिक शब्दावली में लिखो कि भारत में दो भिन्न वंश के लोग हैं और भारत के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इस देश के ओरिजिनल एब्रोजिनियस लोग हैं, ओरिजिनल इंडिजिनियस लोग हैं, ये भिन्न लोग हैं और कोई फॉरेनर्स है तो ब्राह्मण्स है। इसके लिए उन्होंने शब्दावली सजेस्ट की कि जब भी हम ग्लोबल लेवल पर लिखेंगे, साइंस होता है, दुनिया में एक ही शब्दावली से लिखना पड़ता है। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण्स के बारे में हमने तय कर लिया है कि ब्राह्मण्स को हम इंडियंस नहीं कहेंगे, ब्राह्मण्स को हम कहेंगे वेस्ट यूरेशियंस। जब इन्होंने ये बात थंगराज और बाकी साथियों के साथ कही और सेल रिपोर्ट में निक पैटरसन भी है, वो भी उनके गवाह थे जो इंटरनेशनल डीएनए स्कॉलर है। तो उन्होंने वो बात को जब दोहराया तो उन्होंने अपनी इस किताब में उस बात का जिक्र किया। हमने कहा यदि वेस्ट यूरेशियन लोगों का स्थानांतर भारत में हुआ था, यह अनुसंधान उजागर हुआ, तो उन ब्राह्मण्स लोगों ने कहा, थंगराज और बाकी लोगों ने, क्या कर रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, वेस्ट यूरेशियन का मतलब है ब्राह्मण्स लोग माइग्रेट होकर यहाँ हैं, वो फॉरेनर्स है। वेस्ट यूरेशियन लोगों का भारत में स्थानांतर हुआ, यह अनुसंधान से अगर उजागर हुआ तो भारत में बड़ी मात्रा में राजनीतिक उथल पुथल होगी। मुझे और निक पैटरसन को धमकी देते हुए इन शब्दों में उन्होंने कहा कि भारत के बाहर से यूरेशिया के ब्राह्मणों का स्थानांतर हुआ, यह कल्पना भारतीय उपखंड में बहुत बड़ा भूकंप पैदा करेगी। 2017 में रिच डेविड ने यह बात कही। हमारे लोग उसको पढ़े नहीं, पढ़ते हैं तो कोई दूसरे को बताना ही नहीं चाहता है, मगर वो भूकंप आया। वो कौन से तारीख को आया? 27 जून 2022 को आया। आ जाओ। जो रिच डेविड साहब कह रहे थे कि ये वेस्ट यूरेशियन शब्दावली इनके लिए कहो, ये इंडियंस नहीं है, तो ब्राह्मण्स लोग 2008-9 में कह रहे अगर ऐसा शब्द प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ ये हो जाएगा ब्राह्मण्स लोग बाहर से भारत में आए। ये बात अगर भारतीय लोगों को पता चल जाएगी तो भारत में अर्थक्वेक हो जाएगा। केवल इतिहास ही नहीं बदलेगा, राजनीतिक व्यवस्था पहले नंबर पर बदलेगी। आज विरोध किसने किया? जाटों ने किया, ओबीसी ने किया, किसने किया? मुसलमानों ने किया। अरे पूरी फौज, खट्टर की पूरी फौज लगी हुई है। शर्मा नामा को एमपी कह रहा है, आज की अखबार है। तो ब्राह्मण्स लोग विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है रिच डेविड ने जो कहा वो आग लग गई है। ये लगने का काम आज से शुरू हो गया है। साथियों, दूसरी बात है कि जो शिंदे कह रहे रेस ऑफ प्योरिटी, अरे शिंदे दलाल भी हुआ तो उसका डीएनए तो हमारा ही है, मगर डीएनए उसका हमारा है या नहीं है? तो आज हम पूर्ण बहुमत से एक ठराव पारित करते हैं कि वत्सन शिंदे का ही डीएनए जांच किया जाए। अब तक हम मान रहे थे वो हमारा ही आदमी है, थोड़ा भटका हुआ है, पैसे के लालच में आया है, पद के लालच में आया है, भ्रष्ट आदमी हो गया, नालायक हो गया, गधा हो गया, कुत्ता हो गया, कमीना हो गया, ये हम मान रहे थे। मगर आप रेस प्योरिटी ब्राह्मणों के हित में कह रहा है,
ये हड़प्पन कल्चर को वैदिक सिविलाइजेशन कह रहा है, राखीगढ़ी साइट को वैदिक कल्चर कह रहा है, तो ये क्या है? ये इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन है। अब विद्वान है ना, वो गधा तो है ही नहीं, मगर वो बौद्धिक वेश्यागिरी कर रहा है। तो आज हम डीएनए या दिल्ली में हो रहा है, हम पूर्ण रूप से बहुमत से पारित करते हैं कि डीएनए वसंत शिंदे को पकड़ा जाए और उसका जबरन डीएनए टेस्ट किया जाए। लगता है उसके डीएनए में कोई खोट है। साथियों, एक डीएनए के संदर्भ में ब्राह्मण लोग घबराए क्यों हुए? ब्राह्मण लोगों को हमारे डीएनए कॉन्फ्रेंस की डर क्यों लग रहा है? उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह हमको मिल गई। उसकी वजह यह मिली कि अलग अलग रिपोर्ट आ गए। एक रिपोर्ट ये आ गया 2018 में कि ब्राह्मीण्स लोग उसका रिपोर्ट को पब्लिश किया, कलिंद बरास उसने पब्लिश किया। उस रिपोर्ट का ये कहना है कि ब्राह्मीण्स लोग, इनका नाम है स्टेप पैस्टोरलिस्ट, तो रीस डेविड कहते हैं इनको आप ब्राह्मीण्स मत कहो, इनको कहो, वहां उनको कहते हैं स्टेप पैस्टोरलिस्ट। तो साइंस की भाषा में इनको कहा है यामनिया लोग। अब हम डीएनए परिषद से और एक ठहराव पारित करते हैं कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं कहा जाए, अब उनको यामनिया कहा जाए। और यामनिया लोगों का डीएनए कौन सा है? R1A1। ब्राह्मीण्स लोगों का डीएनए का नाम क्या है? R1A1। और हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों का डीएनए, हम 85% मूल निवासी बहुजनों का डीएनए, हमको 6500 जातियों में डिवाइड किया गया, हम लोगों का डीएनए का नाम है L3MN। हमारा डीएनए का नाम, हमारे में M हैप्लो ग्रुप्स की एक बहुत बड़ी सीरीज है। तो हमारा डीएनए का एक नहीं है, उनका डीएनए हमारा जैसा नहीं है, उनका डीएनए फॉरेनर से है। और दूसरी बात यह डीएनए से पता चला कि ब्राह्मीण जब इंडिया में आए तो वो अपनी औरतों को लेकर नहीं आए, उन्होंने यहां आकर आक्रमण कर हिंसा का सहारा लेकर यहां के औरतों का इस्तेमाल किया प्रोडक्शन के लिए। तो वत्स की कल सोशल मीडिया में मैं टिप्पणी देख रहा था, हमारे लोग कब समझ रहे, वत्स ज्यादा समझ रहा है। तो उसने स्टेटमेंट में कहा, हरियाणा का बीजेपी का आदमी कह रहा था वीडियो में, अरे ये हमको विदेशी ठहरा रहे और हमारे महिलाओं का अलग इतिहास बता रहे। इसका मतलब है ब्राह्मण को डर लग रहा है, अगर उनकी औरतों को भी पता चल गया कि अरे ये तो हमारा जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए वो तो बदलता ही नहीं है, वही कांस्टेंट रहता। अगर ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी और हमारा यूज हो रहा है, तो वत्स और शांडिल्य को लग रहा है उनकी बहू बेटी लड़कियां कई लट लेकर फरसा लेकर उनके ही पुरुषों को न भगा दे। कितना गजब का डीएनए साइंटिस्ट है, ब्राह्मणों के घर को आग लग जाएगी ऐसा ब्राह्मणों को लग रहा है, घर में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो जो दुनिया में 2018 में एक रिपोर्ट आया जिसका कहना यह है, ये यामनिया लोग जब इंडिया की तरफ आए तो इन्होंने बड़े पैमाने पर इंडस वाले लोगों पर हमला किया, और हमला ही नहीं किया तो यूरोप में गए, और यूरोप में स्टोनहेंज नामक कल्चर डेवलप हो चुका था। अब दुनिया में डिस्कवरी में देखो, ऐसे पिलर खड़े किए और उस राउंड ऑफ खड़े हैं, दुनिया वालों को आज भी आश्चर्य है कि ये किसने बनाया था। वहां उन्हें महिलाओं के दफन भूमि के अवशेष मिले और पुरुषों के मिले, तो वहां के यूरोप के आर्कोलॉजिस्ट लोगों में विवाद हो गया क्योंकि उनकी दफन करने की पद्धति अलग अलग थी। तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट कह रहे थे ये भिन्न भिन्न वंश के लोग लग रहे हैं, मगर ज्यादातर आर्कोलॉजिस्ट कह रहे थे अरे उनकी बीवी है, ये महिला है, वो कैसे भिन्न हो सकते। फिर कुछ आर्कोलॉजिस्ट कह रहे थे अगर एक ही वंश के लोग हैं तो महिलाओं की दफन भूमि अलग है, उसके रीति रिवाज अलग है, पुरुषों की अलग क्यों है। तो उस विवाद को हल करने के लिए यूरोपियन लोगों ने मोहन भागवत की तरह मीडिया का मिसयूज नहीं किया,
तो यूरोपियन लोगों ने लिबरल होकर डीएनए साइंटिस्ट लोगों को कहा, उसकी खुदाई की, उसकी हड्डियों को निकाला, लेबोरेटरी में भेजा गया। तो दुनिया वालों ने कहा ये स्टोन हेंगे कल्चर वहां के नेटिव लोगों का था, और यही जो इंडिया में रहने वाले ब्राह्मण्स लोग हैं वो वहां से आए, स्टेप पेस्टोरलिस्ट लोग आए, जंगली लोग आए, और इन लोगों ने वहां के पुरुषों को मार डाला और उनकी औरतों से शादियां रचाई, उनसे प्रोडक्शन किया। बच्चे पैदा करने के बावजूद भी उनकी औरतों को मरने के बाद भी अपनी पद्धति से उन्होंने दफन नहीं किया। तो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने एग्री किया, यूरोप के लोगों ने, कि भारत के ब्राह्मीण्स केवल इंडियन नेटिव्स लोगों के लिए सरदर्दी नहीं है, दुनिया के लिए ब्राह्मीण्स लोगों ने डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। यह विवाद रिच डेविड ने शुरू कर दिया है, यह विवाद निक पैटरसन ने शुरू कर दिया है, और दुनिया के साइंटिस्ट लोग ब्राह्मणों की डीएनए के द्वारा असली कुंडली ढूंढ लिया है, यह दुनिया के लिए घातक है, यह डीएनए साइंस ने डिक्लेयर कर दिया है। कल जो ब्राह्मण हमको फरशा दिखाने की बात कर रहे, हमारे लोगों को लटकी धमकियां दे रहे, हम नहीं चाहते हिंसा हो, हम नहीं चाहते अराजकता हो, मगर ब्राह्मण की अगर तमन्ना है तो हम दूसरा भीमा कोरेगांव करने के लिए उनकी तमन्ना को हम पूरा करेंगे। हमारी तमन्ना नहीं है हिंसक कोई आंदोलन हो। 3.5% ब्राह्मण क्या करेंगे? वो चाहते हैं, आज हरियाणा का माहौल खराब कर दिया। वहां की गवर्नमेंट ने, हमारा फंडामेंटल राइट है भाषण करने का, बात रखने का, संगठनात्मक तौर पर हम हमारे लोगों को ये बातें बता रहे, एक तरफा तुम बता रहे हो, हमें बिठाओ चैनल पर, भागवत को बिठाओ, ये हमको सभा सम्मेलन लेने की जहमत भी नहीं, इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। भागवत को बिठाओ एक साइड में, हमको बिठाओ एक साइड में, और उनके राष्ट्रीय चैनल पर बहस कराओ। वो एक बाप की औलाद है तो करके दिखाए, ये करने वाले रहिए। हम हमारे लोगों को जगा रहे, हम हमारे पुरखों का आंदोलन चला रहे। साथियों, ब्राह्मण्स लोग डीएनए साइंस के आधार पर प्रूव हो गया वो जंगली है, हिंसक है। ये जंगली और हिंसक क्यों है? क्योंकि वो अल्पसंख्य ब्राह्मण लोग बहुसंख्य लोगों पर राज करना चाहते हैं, और वो राज आसानी से स्थापित नहीं हो सकता हिंसा किए बगैर, दहशत का माहौल पैदा किए बगैर ये हो नहीं सकता। माइकल बामशाद आया था इंडिया में डीएनए साइंस का रिसर्च करने के लिए, मगर उसकी दिशा ही बदल गई। डीएनए साइंस से उसको पता चला ब्राह्मण्स फॉरेनर्स है, मगर उसने अपने डीएनए रिपोर्ट्स का टाइटल रखा, क्या रखा? कि भारत का डीएनए कौन से परिप्रेक्ष्य में? जाति की उत्पत्ति संरचना के संदर्भ में। यानी वहां आया था ब्राह्मण्स लोगों का डीएनए अगर भारत में नहीं हो रहा है फॉरेनर से, यहां तक उसका डीएनए क्लोज होना चाहिए था, मगर उसने अपने हेडिंग में लिखा कि हम लोग केवल ब्राह्मण्स लोगों को विदेशी ओरिजिन नहीं ढूंढ पाए, तो हम लोगों ने जाति का ओरिजिन ढूंढ लिया। जाति का ही ओरिजिन नहीं ढूंढ लिया, वो जाति व्यवस्था का जो मैकेनिज्म है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। आरएसएस के लोग जब हम ब्राह्मण को विदेशी कहते हैं तो आरएसएस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का हवाला देते हैं और झूठ थ्योरी का प्रचार करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इस तरह से प्रचार कर रहे हो। 1916 में बाबा साहब अम्बेडकर 26 साल के थे, केवल नौजवान 26 साल के थे। एमए एंथ्रोपोलॉजी का विषय था और उनको शोध निबंध प्रस्तुत करना था। तो बाबा साहब अम्बेडकर वहां गए और उन्होंने टॉपिक लिया जाति, कास्ट इन इंडिया, उसकी संरचना, उसका मैकेनिज्म। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 साल की उम्र में वह कहा था, ब्राह्मण्स आर फॉरेनर्स। ब्राह्मणों ने जाति का इस्तेमाल, जाति का निर्माण महिलाओं को हथियार के तौर पर किया। माइकल बामशेद कहता है भारत में कास्ट ओरिजिन महिलाओं के द्वारा हथियार के तौर पर की गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में कही गई बात और एडवांस डीएनए साइंस ने कही गई बात 200% सही है। अब सवाल है कि हरियाणा के लोग, बीजेपी आरएसएस के लोगों को डर किस बात का लग रहा है? डर इस बात का लग रहा है कि केवल उनका विदेशी होना यह सिद्ध नहीं आएगा, तो बल्कि डीएनए रिसर्च ने ब्राह्मण्स लोगों का दुनिया में कहां पर डिस्ट्रॉय कार्यक्रम किया, इंडस सिविलाइजेशन को खत्म करने का काम किया,
राखी गढ़ी को भी डिस्ट्रॉय करने का काम किया, तो ब्राह्मणों का हिंसक चरित्र सामने आएगा। यह ब्राह्मणों के लिए दिक्कत है। चाहे कांग्रेस के ब्राह्मण हो, चाहे बीजेपी के ब्राह्मण हो, चाहे कम्युनिस्ट ब्राह्मण हो, सबका डीएनए विदेशी है। केवल आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी नहीं, सभी ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है। वो तो केवल नाटक की लड़ाई लड़ रहे। लड़ाई तो असली हम मूल निवासी बहुजन विरुद्ध विदेशी ब्राह्मण के बीच में हो रही है। साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने 19वीं शताब्दी के अंत में किताब लिखा आर्टिक होम इन दी वेदास। उसमें लिखा हम लोग वहां से आए, आर्टिक एरिया से, जहां पर काला समंदर है। डीएनए साइंस भी वही कह रहा है। डीएनए साइंस ने एग्जैक्ट कहा, तिलक तुम 200% सही है। देखो, नेहरू ने कहा हम लोग विदेशी है, हम वहां से आए। अब छोटी भाई बेटी थी तो बेटी को ज्यादा एक्सप्लेन करके कहा, बेटा हम लोगों को शायद खाने को नहीं मिला होगा, शायद अकाल पड़ा होगा, तो जत्थे से जत्थे हम इंडिया में आए, आक्रमण किया। हम लोग आज मानते हैं कि ये लोग द्रविड़ीय लोग, असुर लोग, राक्षस है, अप्रगत है, अनसिविलाइज है। बेटा मेसोपोटामिया, ग्रीस, इजिप्ट से भी ज्यादा एशियन कल्चर इंडिया में था, जिसको हड़प्पन कल्चर, सिंधु सभ्यता कहा जाता था। हम ब्राह्मणों ने यहां पर आक्रमण किया, उनको तबाह किया, नष्ट किया। जो ब्राह्मण हमारा विरोध कर रहे, वो ब्राह्मण नेहरू का विरोध किया क्या? तो जो ब्राह्मण आज हमारा विरोध कर रहे और हमारे लोगों को गुमराह कर रहे, क्या तिलक का विरोध किया क्या? 200 ब्राह्मणों की लिस्ट है हमारे पास, जिन्होंने लिखित कहा हम फॉरेनर से। एक ब्राह्मण्स नहीं, 200 ब्राह्मण्स। साथियों, जो ब्राह्मण्स आज हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी लोगों को गुमराह करते हैं, फरीदाबाद 2008 में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने गुप्त मीटिंग में कहा, हमारा बम ब्लास्ट करने का मकसद क्या है? ये आप लोग हमें पूछ रहे हो। हरियाणा गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहते हैं इस डीएनए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तुम लोग डीएनए कॉन्फ्रेंस का इसीलिए विरोध कर रहे हो क्योंकि तुम लोगों ने देश भर में बम ब्लास्ट किए और मुसलमानों को सूली पर लटकाया, मुसलमानों को जेलों में ठुसाया। और तुम्हारी जो गुप्त मीटिंग की रिकॉर्ड थे, लैपटॉप में शूटिंग करके रखा था, वो सारा कोर्ट में पेश हो गया। उसके कुछ रिकॉर्ड, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने सर्टिफाइड कॉपी लाए। तो 2008 में उस गुप्त मीटिंग में फरीदाबाद में बीजेपी के एमपीज मौजूद थे। तो अब हमें अवसर मिल गया है कि ब्राह्मण तो विदेशी है, मगर आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मण इस देश के खिलाफ है, इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के असल बाशिंदों के खिलाफ है। उस मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने कहा, हमारे बम ब्लास्ट का मुख्य मकसद है हमें संविधान को तबाह करना है, हम ये प्रोपेगेंडा करेंगे। इतने सारे बम ब्लास्ट हो रहे, इसका मतलब संविधान विफल हो गया। हम ब्लेम लगाएंगे मुसलमानों पर, तो उसका एज वर्ड स्टेटमेंट है, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। 2001 में तो डीएनए आया था, ब्राह्मण्स लोगों ने निजी तौर पर एग्री कर लिया, हम ब्राह्मण्स यहां के है ही नहीं। अजमेर शरीफ में जो बम ब्लास्ट हुआ, 3 लोगों को दोषी माना, आरएसएस के लोगों को। हम उस कोर्ट के जज को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने फैसला सुनाते हुए तथ्यों को आधार बनाया और आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए 3 ब्राह्मणों को दोषी का। अजमेर शरीफ का जजमेंट कहता है ब्राह्मण्स लोगों ने ही देश में बम ब्लास्ट किए हैं, इसलिए डीएनए कॉन्फ्रेंस के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ब्राह्मण्स लोग ही इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो ब्राह्मण लोगों का विदेशीपन ही एक्सपोज नहीं होगा, उनका असली आतंकवादी चेहरा दुनिया के पटल में न आ जाए, बहुजन समाज के सामने न आ जाए, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वो संविधान को नहीं मान रहे, वो इस देश की व्यवस्था को नहीं मान रहे, वो इस देश को भारत नहीं मान रहे, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं रह रहे। हमारा अधिकार है भाषण करना, उनका भी अधिकार है भाषण करना, वो हमारा विरोध कर सकते हैं संविधान के दायरे में आकर। इसलिए साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं आज के कार्यक्रम के मौके के अवसर पर
अब हमें ये डीएनए कॉन्फ्रेंस से क्या सबक मिला? डीएनए कॉन्फ्रेंस से हमें सबक मिला, अब हमें जल्द से जल्द भारत के 6 लाख गांवों तक इस संदेश को पहुंचाना होगा। इस देश के 6 लाख गांवों तक ब्राह्मण विदेशी है संदेश अगर पहुंचाना है, और उन्होंने हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको खारिज करते हुए एसपी ने, कलेक्टर ने, शर्मा एमपी ने और खट्टर की बीजेपी सरकार ने हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, तो हरियाणा गवर्नमेंट संविधान को नहीं मान रही है, हमारे लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो इसका निचोड़ क्या है? हमने यहां कार्यक्रम क्यों रखा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताने वाले, मगर मैं ऐलानी तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमने इसके पहले भी ऑफिशियल लेवल पर उनको चुनौती दिया था, उनको वार्निंग दिया था कि आप हमारे कार्यक्रम का विरोध मत करो, आपको ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम के मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें आदेश करे, 1 लाख लोगों का मोर्चा आरएसएस के संघ कार्यालय पर हम लेके जाएंगे। तुम हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, आज हरियाणा में किया, कल तुम मध्य प्रदेश में करोगे, अन्य राज्यों में करोगे, इससे उनका हौसला बढ़ेगा। अभी 1 लाख लोगों को लेके जाएंगे और फिर उनको वार्निंग करेंगे, दूसरे स्टेट में करके दिखाओ, फिर 10 लाख लोगों की लेके जाएंगे। तो इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ब्राह्मण्स लोगों को आपके प्रबोधन से डर नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था ये हॉल में इकट्ठा होते हैं, अपने लोगों को समझाते हैं, अपने लोग समझ जाते हैं और गांव में जाते हैं, मगर ब्राह्मण्स लोगों को आप मैदान में एक्सपोज कर रहे हो। और ब्राह्मण्स लोगों के खिलाफ वामसी भारत मुक्ति मोर्चा के अलावा कौन कह रहा है विदेशी राष्ट्रीय लेवल पर? कौन कह रहा है? तो ब्राह्मण लोगों को ईवीएम के द्वारा जो उनकी नाजायज सत्ताएं आई है, उनको लग रहा है एसपी और कलेक्टर को दबाया जाएगा। उनके रिकॉर्ड है हमारे पास डे टू डे के, उनके खिलाफ अब हम कोर्ट में केस डालेंगे। मीना है, वो आदिवासी है एसपी, उसका डीएनए मूल निवासी है, मगर काम ब्राह्मणों के लिए कर रहा है। और खास बात, इस प्रोग्राम के अवसर पर अंतिम बात कहकर मेरी बात को खत्म करता हूं, धन्यवाद है जाट भाइयों को जिन्होंने इस डीएनए कॉन्फ्रेंस को केवल साथ नहीं दिया, अगुवाई किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाकर यह सिद्ध हुआ, मथुरा के अंदर कुछ भाइयों ने एक लॉकडाउन के दरमियान एक जाट परिषद का आयोजन किया था, और अचानक लॉकडाउन पड़ गया तो मैं वहां गया नहीं। तो मथुरा के जाट भाइयों ने ऐलान किया था कि ब्राह्मण्स लोग हमको विदेशी कहते हैं। याद रखो, जाट, गुजर, आहिर लोगों, ये ब्राह्मण्स लोग कर्नल टॉड की एक फेक थ्योरी का आधार बनाकर इन लोगों को शक कुशान उन्हों की औलाद बताते, इनको सिथिनियन कहते। अरे भाई जाट भाइयों, अब हमारे पास एविडेंस मिल गए, ये लिखा है वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, जाट कौन थे, गुजर कौन थे, अहीर कौन थे, राजपूत कौन थे, ये सारे लोगों का डीएनए के आधार पर हमने खोजबीन कर लिया है। अब हमने हवा में उड़ा दिया अंग्रेजों की थ्योरी भी। और ब्राह्मण्स लोग जाट लोगों को भारत सरकार के सिलेबस में सिथिनियन कहते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं जाट लोग, उनको मालूम है सिथिनियन कहते हैं, यानी बाहरी लोग कहते हैं। गुज्जरों को सिथिनियन कहते हैं, यानी विदेशी कहते हैं। अहीरों को सिथिनियन कहते हैं। हमने डंके के चोट पर सिद्ध कर दिया ये मूल निवासी लोग हैं। हम जाट लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जाटों को हमने मूल निवासी सिद्ध किया और प्रमाणित रूप से सिद्ध किया। 2017 में एक रिपोर्ट आया और यह यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रकाशित किया। यह रिपोर्ट को डेविड जी माइकल और मास्तुकुका के संशोधन के आधार पर सिद्ध हुआ और उन्होंने देखा कि इसके अंदर GEGHIJLQRT और यल हैप्लोग्रुप ये मिले, सिख जाटों के अंदर मिले,
हिंदू जाटों, तथाकथित हिंदू हिंदू जाटों के अंदर मिले, मुस्लिम जाटों के अंदर मिले, और 2017 के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैठे हुए साइंटिस्ट लोगों ने इंडिया, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जाटों का इतिहास ढूंढा, तो उसमें यह पाया गया कि हमारे जाट लोगों का डीएनए एससी एसटी ओबीसी के साथ मिलता है। इसलिए इस डीएनए कॉन्फ्रेंस से छुपा हुआ राज यही था कि ब्राह्मणों को डर इसलिए लग रहा था कि अब एससी एसटी ओबीसी ही सत्यवत हो रहा है, जाट लोगों का भी डीएनए मूल्यवासी है। यह बात अगर जाटों को इस डीएनए परिषद से हरियाणा के अंदर पता चल गई तो गांव गांव में जाट पंचायत के लोग बामसेब के लोगों को, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को बुलाकर पुष्पमाला डालेंगे और बोलेंगे भाई इतना सालों का झगड़ा आपने एक डीएनए कॉन्फ्रेंस से खत्म कर दिया, हम आपके बहुत धन्यवाद है। अब तक पता नहीं चल रहा था कि ब्राह्मण हमारी घृणा क्यों कर रहा है, ब्राह्मण हमारा द्वेष क्यों कर रहा है। मुझे आज भी बुरा लगता है, ब्राह्मण ऐसे हाथ करके प्रतिज्ञा ले रहे हैं जाटों के खिलाफ, ऐसे वीडियोस वायरल करते हैं। ऐसा कहीं किया ओबीसी के खिलाफ, पटेलों के खिलाफ किया, पटेलों ने भी बहुत विरोध किया, मराठाओं ने भी बहुत विरोध किया, मगर जाटों के खिलाफ ब्राह्मणों ने बहिष्कार करने वाले गंदे गंदे गालियों के वीडियोस बनाए। साथियों, जाट लोगों की ताकत माननी पड़ेगी। उन्होंने किसान आंदोलन सफल करके दिखाया, इसलिए हरियाणा के लोग डरे। सिख जाट लोगों ने घुटने नहीं टेके, आर्मी को बचाने के लिए मैदान में उतर रहे, तो उनको लग रहा है कि इस डीएनए परिषद से आर्मी भी इनके साथ हो जाएगी, जिसमें जाट ज्यादा है, किसान भी इनके साथ हो जाएगा। तो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने यह बात कही थी जो साइंटिफिक है, चांद, सूरज और सच को ज्यादा देर तक ढका नहीं जा सकता। हमारी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, मुसलमान तो हमारे डीएनए का भाई है। हमारी लड़ाई जाटों से नहीं है, गुजरों से नहीं है, अहिर पटेलों से नहीं है, वो तो हमारे डीएनए के भाई है। हमारा दुश्मन केवल मात्र एक है, यामनिया विदेशी ब्राह्मण, जिसका धर्म विदेशी है, जिसकी भाषा हमारी भाषा मैच नहीं होती, उसका कल्चर हमारा कल्चर मैच नहीं होता। तो विदेशी ब्राह्मणों से हमारी लड़ाई है, और जल्द ही हम नागपुर में संघ कार्यालय को घेरेंगे और मोहन भागवत की चड्डी को पीला करेंगे। धन्यवाद।